हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बच्चों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार। अभी ऊष्मीय प्रसार होता क्या है? तो बच्चों ये 3 प्रकार से होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार और गैसों में ऊष्मीय प्रसार। तो इन तीनों को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है उसको जान लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसी प्रकार कम ऊष्माधारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडा हो जाते हैं। उसे हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब आप ये समझ लो कि किसी में ऊष्मा पकड़ने की मतलब कैपेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो देर से गर्म हो रहा है और देर से ठंडा हो रहा है, उसे ही हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो समझ आ गया विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, उसे ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान हम लोग m मान लें तथा विशिष्ट ऊष्मा s मान लें, तब ऊष्माधारिता बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्माधारिता। और ऊष्माधारिता का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेल्सियस। तो समझ आ गया बच्चों कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब बच्चों आप ये सोचो कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। मतलब कोई पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलेगा, उसे ही हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। मतलब उसके आयतन में भी प्रसार होगा, क्षेत्रफल में भी प्रसार होगा और रेखा में भी प्रसार होगा, मतलब उसके लंबाई में भी प्रसार होगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, उसे ही हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि कोई रॉड है एक, और उसमें यदि हम 1 सेल्सियस ताप बढ़ाएं तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसे ही हम रेखीय प्रसार कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। तो हम लोग क्या मान लेंगे? लंबाई में वृद्धि, तो उसे हम डेल्टा एल मान लेंगे। मतलब चेंज हुआ, कितना लंबाई में वृद्धि हुआ, और प्रारंभिक लंबाई उसकी कितना थी। मान लो 1 मीटर थी तो उसमें बढ़कर गया कुछ दशमलव आसपास, वैसे ही। और ताप में वृद्धि मतलब 1 सेल्सियस और बढ़ा दिए, उसका ताप क्षण का ताप कुछ और था, उसमें 1 सेल्सियस और बढ़ा दिए, उसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। अर्थात लंबाई में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो समझ आ गया बच्चों कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि हम लोहे की बात करें तो उसमें रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? तो 0.00012 प्रति सेल्सियस होता है। यदि कोई लोहे की 1 मीटर लंबी एक छड़ है तो उसमें यदि हम 1 सेल्सियस ताप बढ़ाएं तो उसकी लंबाई में कितना वृद्धि होगा? 0.00012 मीटर बढ़ जाएगा वो। तो समझ आ गया बच्चों कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप यदि 1 सेल्सियस बढ़ाने पर होता है,
तो उसे ही हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग क्या मान लेंगे, उसका प्रारंभिक लंबाई मतलब एरिया क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। जो उसमें वृद्धि हुआ उस एरिया में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसे हम क्या मान लेंगे, डेल्टा ए। और उसका प्रारंभिक ताप T हो जाएगा, और यदि उसमें हम 1 सेल्सियस और बढ़ा दिए तो वो ताप क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। अर्थात यह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि इज इक्वल टू क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। यदि हम इसका मात्रक जानना चाहें तो इसका भी होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। और एक चीज याद रखना बच्चों कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक क्या 2 गुना होता है। मतलब कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है। मतलब ये अगर रेखीय प्रसार गुणांक 1 सेंटीमीटर कर रहा है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना करेगा, 2 सेंटीमीटर करेगा। मतलब जस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आयतन प्रसार गुणांक। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है उसे ही हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, वॉल्यूम। और उसमें आयतन में वृद्धि हुआ तो उसे हम क्या मान लेंगे, डेल्टा v मान लेंगे। प्रारंभिक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। वह बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो वो हमारा डेल्टा T हो जाएगा। अब आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अर्थात आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक इंटू प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी प्रति डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है। मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक 1 होगा तो आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा, 3 गुना, मतलब 3 गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो आप समझ आ गया कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं द्रव पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। हम जानते हैं कि द्रव पदार्थों का अपना कोई आकार नहीं होता। उसको जिस भी बर्तन या जिस भी वस्तु में डालो वह उसी आकार का हो जाता है। तो जब कभी हम यदि पानी को उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले उस बर्तन का होता है प्रसार, फिर जाकर पानी का होता है प्रसार। मतलब पहले वस्तु का होगा प्रसार, फिर जाकर द्रव पदार्थ का प्रसार होगा। मतलब इसमें हम लोग द्रव पदार्थ क्या देख सकते हैं कि आयतन प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आभासीय प्रसार और वास्तविक प्रसार। लग रहा है कि आप लोगों को द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार समझ नहीं आया होगा। तो चलो हम लोग एक क्रियाकलाप यानी कि एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले एक कांच का फ्लास्क ले लिए, इसमें एक पतली और पारदर्शी नली लगा देंगे। फ्लास्क को पूरे ऊपर तक द्रव पदार्थ में भर देंगे। फ्लास्क का मुंह भी कर्क से बंद कर देंगे। अब हो गया इतना। मानो शुरुआत में द्रव का तल ए है, मतलब इतना तक द्रव भरा हुआ है ना। जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो द्रव का तल पहले ए भी गिरता है और फिर BC तक बढ़ता है, जैसा इस चित्र में आप लोग अच्छे से देख लो। अब आप लोग मेरे को बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, बताओ बताओ। नहीं पता ना, मैं बताता हूं आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ, और बहुत लोगों को पता भी होगा तो वो अच्छी बात है। जब हम फ्लास्क को गर्म किए तो सबसे पहले उस फ्लास्क का प्रसार हुआ। तो क्या हुआ, पानी नीचे आया, मतलब पानी नीचे आया B तक। फिर जाकर उस द्रव पदार्थ का प्रसार हुआ तो क्या हुआ, द्रव पदार्थ का प्रसार BC तक बढ़ गया। तो अब आप समझे द्रव पदार्थ में क्या होगा कि सबसे पहले उस वस्तु का प्रसार होगा, फिर जाकर द्रव पदार्थ का प्रसार होगा। गर्म करने पर सबसे पहले ऊष्मा किसको मिलती है, फ्लास्क को मिलता है, जिस कारण क्या होता है, फ्लास्क फैल जाता है और पानी का स्तर नीचे आ जाता है। इसके बाद ऊष्मा द्रव पदार्थ को मिलता है और फिर द्रव पदार्थ फैलने लगता है और जिस कारण द्रव का तल ऊपर उठ जाता है। तो अब आप देखोगे कि द्रव का
आभासी प्रसार तो AC तक ही है, लेकिन वास्तविक प्रसार BC तक है। A से B तक प्लास का प्रसार है। हम लोग क्या देखते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार बर्तन के प्रसार को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वास्तविक प्रसार में क्या होता है कि वह बर्तन और द्रव पदार्थ दोनों के प्रसार को लेता है। तो दोनों को ध्यान में रखकर क्या हो जाएगा, BC = AC + AB हो जाएगा। तो अर्थात द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। तो समझ आ गया कि द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। अब हम लोग देख लेते हैं गैसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों व द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होता है। गैसों में भी द्रवों की तरह केवल आयतन प्रसार ही संभव है। इसमें क्षेत्रफल प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार संभव नहीं है। आयतन प्रसार इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, नियत दाब पर और नियत आयतन पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नियत दाब पर। यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लो किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगता है। यह एक गुब्बारे के बढ़ते आयतन से देख सकते हैं हम। तो गैस के आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि बाई प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। अर्थात क्या हो जाएगा, गामा P = ΔV बाई V ΔT हो जाएगा। तो समझ आ गया कि नियत दाब पर मतलब एक स्थित प्रेशर पर किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होता है, उसे ही हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नियत आयतन पर। जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ता रहता है। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसा कि आपने कुकर में देखा होगा, गर्म करने पर कुकर की सीटी बजती है और सीटी से भाप निकलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कुकर के अंदर दाब बढ़ता है। मतलब कि इसमें एक आयतन निश्चित रहेगा और दाब बढ़ता जाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गैस का प्रसार गुणांक = दाब में वृद्धि बाई प्रारंभिक दाब इंटू ताप में वृद्धि। अर्थात गामा V = ΔP बाई P ΔT। इन दोनों में अंतर क्या है, एक में हम लोग क्या फिक्स कर रहे हैं, प्रेशर फिक्स कर रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नियत दाब पर। और दूसरा में आयतन फिक्स कर रहे हैं। तो आपको आज का क्लास समझ आए? अगर समझ आया होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।